बच्चों, आज हम लोग हमारी संसद या और पार्लियामेंट का अध्ययन करने जा रहे हैं। और पहली बात आप याद रखिएगा, ये जो संसद लिखा हुआ है कि संसद के गठन का उल्लेख कहाँ है। आप कहोगे कि सर आर्टिकल 79 में है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का निर्देश दिया गया है। अब ये संसद होती क्या है? संसद कहते किसे हैं? तो आप कह दीजिएगा कि सर संसद के दो हाउस है। एक आप कहेंगे राज्यसभा, इसी को आप अपर हाउस कहते हैं। दूसरा है लोकसभा, इसी को आप लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है। अब ये जो राज्यसभा है, इसी को आप क्या कह सकते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कह सकते हैं। ठीक है। मतलब जो यहाँ पर राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वो राज्यों के होते हैं, इस तरह से काउंसिल ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। और ये पीपुल काउंसिल है, लोगों का है, लोगों द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधियों से बनती है। आप याद रखेंगे, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर संसद या पार्लियामेंट के गठन का निर्देश आर्टिकल 79 में है और उसके अनुसार हमारी जो संसद होगी वो 3 लोगों से मिलकर बनेगी। एक तो ये राज्यसभा है, दूसरी ये लोकसभा है, तीसरा ये राष्ट्रपति है। मतलब क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रपति को इसमें शामिल क्यों किया गया, मतलब राष्ट्रपति को क्यों शामिल किया जा रहा है, तो हम यहाँ क्यों लगा देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि देखिए, राज्यसभा और लोकसभा जब ये दोनों सदन किसी बिल को पारित कर देते हैं, ठीक है, तो वह पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं या स्वीकृति दे देते हैं, तो बिल एक्ट में या कानून में बदल जाता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति के बिना, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित किए गए नियम कानून कभी नहीं बन सकते। ये चीज जब आपने समझ लिया, तो अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम इनमें से एक एक का अध्ययन करें। ठीक है, हम और आगे जाएं, इसके पहले आप याद रखिएगा कि जो भारत की संसद है, इसके गठन का पहला निर्देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में संसद के गठन का निर्देश दिया गया था। ठीक है। और परिणाम स्वरूप हमारी जो संसद है, वर्तमान संसद, ये एडवर्ड लुटियन की डिजाइनिंग पर बना हुआ है। क्लियर हो गया? अब हमको राज्यसभा के बारे में पढ़ना है कि राज्यसभा क्या है। तो ये देखिए, अपर हाउस लिखा है, इसका मतलब ये उच्च सदन है, यह हमारी संसद का उच्च सदन है। ठीक है। इसमें कौन आता है? आप कहेंगे कि सर हमारी राज्यसभा में, ठीक है, राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं। राज्यों मतलब प्रांतों के प्रतिनिधि आते हैं। ठीक ना? प्रांतों के प्रतिनिधि होते हैं किसमें? हमारी राज्यसभा में। ठीक है। अब याद रखिएगा, यूएसए में प्रांतों को, ठीक है, अगर हम तुलना कर लें, ठीक है, किससे तुलना कर लें? इंडिया से और यूएसए से तुलना कर लें, तो एक बात याद रखिएगा
यूएसए में प्रत्येक प्रांत को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है सीनेट में, ठीक है। मतलब सीनेट, जैसे अगर ये यहाँ इसको सीनेट कहा जाए, तो जो यूएस में है, अमेरिका में है, तो वहाँ पर जो उनकी अपर हाउस है उसको सीनेट कहते हैं, और जो लोअर हाउस है उसको कांग्रेस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब वही चीज़ कह रहा है कि यूएसए की जो सीनेट है इसमें हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन भारत में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत में राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह जनसंख्या के आधार पर दिया गया है जनसंख्या के आधार पर दिया गया, ठीक है ना, जबकि यूएसए में ठीक ऐसा नहीं किया गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को जहां 31 प्रतिनिधि मिलते हैं राज्यसभा के लिए, वहीं सिक्किम को केवल 1 प्रतिनिधि मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पर सीख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस आर्टिकल में राज्यसभा के बारे में विवरण दिया गया है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हेडिंग कर दें कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा का गठन, ठीक है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 80 आप हेडिंग डाल दीजिए 80। तो हमने यहां डाल दिया राज्यसभा। अब हमको ये देखना है कि राज्यसभा के बारे में विवरण कहाँ है। तो देखिए आर्टिकल 80 की बात करिए आप, 80। तो आर्टिकल 80 में क्या है? तो आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा के गठन और निर्वाचन संबंधी प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? आर्टिकल 80 में दिए गए हैं। क्या दिया गया है? 2 चीज़ें, एक गठन एवं निर्वाचन। 80 में कंपोजिशन की बात की गई है, गठन की बात की गई है और निर्वाचन की बात की गई है, ठीक है। किसके गठन की बात की गई है? राज्यसभा के गठन की। किसके निर्वाचन की बात की गई है? राज्यसभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की बात की गई है। अब आर्टिकल 80(1) की बात करते हैं हम लोग। 80(1) क्या है? तो बच्चों, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है। आर्टिकल 80(1) क्या देता है? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। 12 जो सदस्य हैं, सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। अब ये जो 12 सदस्य होंगे यह किन क्षेत्रों से आएंगे? 4 क्षेत्रों से आते हैं ये, क्लियर? ये 4 क्षेत्र कौन है? एक क्षेत्र तो है विज्ञान का, विज्ञान, साइंस, फिर कला, फिर साहित्य, और एक और है सामाजिक कार्य, सोशल वर्क। इन 4 क्षेत्रों से संबंधित लोगों को भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, क्लियर? अब प्रश्न आता है ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए बहुत से वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो लोकसभा का चुनाव जीत करके नहीं आ सकते, तो इसलिए इनकी विशेषताएं, इनके अनुभव, इनके ज्ञान से हमारी संसद जो है वो वंचित हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के ज्ञान को पाने के लिए, ऐसे लोगों के अनुभव को पाने के लिए, ठीक है, भारत के संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि आप 12 सदस्यों को मनोनीत करके सदन में लाएं और देश को उनके अनुभवों से, उनके ज्ञान से, उनके विज्ञान से, ठीक है, लाभान्वित कराएं, ठीक है। अब एक बात आपको और याद रखना है, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनकी संख्या क्या होगी? तो आर्टिकल 82, तो आप याद रखिएगा कि राज्यसभा के लिए 238 सदस्य होंगे, मतलब 238, 38 हो गया, 38 हो गया, और प्लस ये 12 हो गया जो मनोनीत कर रहे हैं, ये
तो इसका मतलब 250। तो राज्यसभा में कुल मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे? 250 होते हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो आप हेडिंग डाल दें, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो आइए देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखते हैं। तो बच्चों देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन तो ये कहाँ उल्लेखित है? आप कहेंगे सर आर्टिकल 84 में है। क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं होगा। मतलब 84 में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जनता की कोई भूमिका नहीं होती, इसकी कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, अपितु यह प्रांतों की जो विधायक हैं, इन विधायकों का इसमें योगदान होता है। ठीक है, क्लियर। जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषद नहीं, विधानसभाएं, तो विधानसभाओं के जो विधायक हैं उन्हीं के निर्वाचन से, ठीक है, ये होता है। और चुनाव की विधि क्या होती है? वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण विधि, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विधि का प्रयोग होता है। और मतदान कैसे होता है? आप कहेंगे कि सर खुला मतदान होता है। खुला मतदान होता है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है और खुला मतदान होता है। ठीक है, अब हमारे सामने आती है कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, ठीक है, उनका कार्यकाल क्या है? तो आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा अवधि। ठीक है, अवधि। पहली बात आप याद रखिएगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा क्या है? आप कहेंगे अस्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है ये। ठीक है, यह एक अस्थायी सदन है, इसको लोकसभा की तरह से भंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए लिखा है कि भंग नहीं कर सकते, ये भंग नहीं होती। अब प्रश्न आता है कि सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। क्लियर है ना? तो बच्चों आप याद रखिएगा। अच्छा, एक बात यहां आपसे पूछ सकता है कि यह अस्थायी सदन है, ठीक है ना? अब इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि लोकतंत्र को सदैव के लिए जिंदा रखना है तो राज्यसभा को भी जिंदा रखना होगा। ठीक है, यह अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं कर सकते क्योंकि लोकतंत्र को अस्थायी रूप देना है, इसलिए हम इसे भंग नहीं कर सकते। अब सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछा जाता है का कार्यकाल क्या है? तो आप कहोगे कि सर सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 ईयर का होता है सर। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य ये क्या होते हैं? आप कहोगे कि सर ये रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, मतलब सदस्य सेवा मुक्त होते हैं या रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि क्या सदस्यों का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है? क्या निर्वाचन भी हो सकता है? आप कहोगे सर यस, क्या ये री इलेक्ट हो सकते हैं? जी सर, हो सकते हैं। ठीक है, अब सदस्यों की योग्यता क्या है? क्वालिफिकेशन, अवधि आपने देखा, ठीक है, और ये भी आपने देखा कि इनके पुनर्निर्वाचन पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, अब ये देखना है कि हमें इनकी योग्यता क्या होती है, सदस्यों की योग्यता क्या होती है। तो इसको हमें लर्न करना है, सीखना है कि सदस्यों की योग्यता क्या है। देखिए, सदस्यों की कोई खास योग्यता नहीं होती, बस एक चीज़ तो यह है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है,
ये जरूरी है। पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 84 में राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का विवरण दिया गया है या वर्णन किया गया है। ठीक है, वो क्या क्या है? एक तो वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो। चलिए, नागरिक हो गया, एक तो ये हो गया। अब सेकंड की बात क्या आती है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर वो 30 वर्ष की आयु का हो। ठीक है, उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 30 इयर्स की होनी चाहिए। ठीक है, इससे नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर तीसरी बात करें तो भैया अलग की बात है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई अलग नया कानून आ गया है तो वो होगा, लेकिन अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु का हो। ठीक है, ये ही उसकी मुख्य योग्यता है। अब पागल दिवालिया ना हो, ये तो कोई बात है नहीं। अब राज्यसभा का पदाधिकारी को हम देखना है कि राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। मतलब ऑफिस ऑफ राज्यसभा। तो देखिए, जो पदाधिकारी होते हैं उसमें पहला नाम आपको याद रखना होगा, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। क्या होता है? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय, ये क्या होते हैं? आप कहेंगे कि राज्यसभा के सभापति होते हैं या चेयरमैन होते हैं, ये चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, तो सभापति, ठीक है, ये क्या होंगे? यह उपराष्ट्रपति महोदय ही होंगे। ठीक है, और यूएसए की भांति राज्यसभा का पदेन, ठीक है, सभापति कौन होगा? आप कहोगे कि सर उपराष्ट्रपति होगा। मतलब आर्टिकल 89 आप लिख लीजिए, 89। तो आर्टिकल 89 क्या है बच्चों? तो आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति क्या होगा? पदेन है, मतलब पदेन सभापति होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो सभापति उपराष्ट्रपति इसलिए हुए, ठीक है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद पर है। पदेन का मतलब क्या है? पद पर रहते हुए अगर कोई नया पद प्राप्त किया जाता है या दूसरा पद प्राप्त किया जाता है तो उसे पदेन कहा जाता है। ठीक है, अब उपसभापति कौन होगा? उपसभापति, सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गए, अब उपसभापति भी होता है। अब ये उपसभापति कहाँ से आ जाएगा? आप कहेंगे राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से ही किसी को चुन लेते हैं उपसभापति। ठीक है, क्लियर? और यह अपने पद पर तब तक कार्य करता है जब तक उसे राज्यसभा के समस्त सदस्यों का विश्वास प्राप्त है। उपसभापति कौन आएगा? राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही, ठीक है, उपसभापति को चुनते हैं। ठीक है, हाँ, इसको अगर हटाना है तो समस्त सदस्यों का एक संकल्प होगा, उसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है ना? अब इसके बाद आता है सभापति तालिका। सभापति तालिका। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सर ये सभापति तालिका क्या है, तो आप कहेंगे कि सभापति मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों की एक तालिका बनाते हैं, मतलब एक सूची बनाते हैं। ठीक है, जिसमें राज्यसभा के सदस्यों से ही उनको चुना जाता है। मतलब आप याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति महोदय सभापति तालिका बनाते हैं। अब इसके जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यसभा के सदस्यों से ही होते हैं। ठीक है ना? अब जब राज्यसभा के सदस्यों से ही सभापति महोदय सभापति तालिका बनाते हैं, तो ये सभापति तालिका के सदस्य क्या कहलाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो आप कहिएगा प्रत्येक को, ठीक है, उपसभापति ही कहा जाता है। ठीक है, इन लोगों का कार्य क्या है? सभापति तालिका के जो उपसभापति होते हैं, इनका कार्य क्या है? तो देखिए, जब सभापति या उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो या उपसभापति अनुपस्थित हो, तो इसी तालिका का कोई एक सदस्य जो कि उपस्थित है वह राज्यसभा की कार्रवाइयों की अध्यक्षता या सभापति का कार्य करेगा। ठीक है,
अब हमारे सामने अगली बात आती है, राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं। तो आप हेडिंग चेंज कर दें और लिख दें राज्यसभा की शक्तियां। शक्तियां और कार्य दोनों लिख दीजिए। राज्यसभा की शक्तियां, फिर चलिए लिखिए राज्यसभा की, यहां लिख देते हैं राज्यसभा की शक्तियां। ठीक है, तो बच्चों राज्यसभा की अगर शक्तियां आपसे पूछा जाए तो आप कह देंगे कि देखिए भारत में राज्यसभा न तो यूएस की सीनेट की भांति ताकतवर है। ठीक है, मतलब भारत में जो राज्यसभा है यह अमेरिका या यूएसए की जो राज्यसभा है जिसे सीनेट कहा जाता है उसकी तरह से ताकतवर नहीं है। मतलब अमेरिका की जो सीनेट है या राज्यसभा है वो उतनी ताकत हमारी राज्यसभा की नहीं है। लेकिन ब्रिटेन की, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड, देखिए हमारी जो राज्यसभा है वह अमेरिका के सीनेट से कमजोर है, कमजोर है। लेकिन यूके के, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड की तुलना में ताकतवर है, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ लॉर्ड से ताकतवर है हमारी राज्यसभा, लेकिन अमेरिका की सीनेट से कमजोर है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि रियलिटी ये है कि इन दोनों के बीच की पावर रखती है ये। ठीक है, अब एक चीज आइए देखते हैं कि जो राज्यसभा की शक्ति है उसको आप 3 भागों में बांट दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली बात आप क्या कर रहे हैं, राज्यसभा हमारी लोकसभा के समान शक्तियां रखती है, लोकसभा के समान, लोकसभा के समान शक्ति रखती है। एक तो ये बात आ गई। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में ये लोकसभा से कमजोर है, लोकसभा से कमजोर है, लेकिन कुछ मामले में यह लोकसभा से ताकतवर है। ताकतवर है। देखिए हमने आपसे कहा कि जो हमारी राज्यसभा है इसके 3 चेहरे हैं, 3 रूपों में आप इसकी शक्तियों को देख सकते हैं। एक, लोकसभा के समान है, वो समान शक्तियां रखती है कुछ विषय में, कुछ मामले में वो लोकसभा से कमजोर है और कुछ मामले में वो लोकसभा से ताकतवर है। ठीक है, अब लोकसभा के समान कब है वो? ठीक है, तो आप कहेंगे लोकसभा के समान सर तब है जब यहाँ संविधान संशोधन किया जाता है। मतलब जो संविधान संशोधन है, ठीक है, वह या तो लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए। ठीक है ना, मतलब दोनों में यह लाया जा सकता है, मतलब समान शक्ति है इसकी। ठीक है, फिर जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, आपातकाल चाहे वो 352 के तहत लाया जा रहा हो, चाहे वो 356 के अंतर्गत लाया जा रहा हो, चाहे वो 360 की तरह से लाया जा रहा हो। ठीक है, यह इसके मामले में भी लोकसभा के समान है, यहाँ पर भी आपातकाल के प्रावधान, ठीक है, लाए जा सकते हैं। ठीक है, और महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, तो महाभियोग की कार्रवाई आप चाहे तो लोकसभा में शुरू कर सकते हैं, चाहे आप राज्यसभा में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है, चौथी बात, उच्चाधिकारियों को हटाने में, उच्चाधिकारियों को हटाने का जो अधिकार है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों का समान है। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि लोकसभा से कमजोर कब है वो, लोकसभा से यह कमजोर कब है? तो बच्चों एक बात याद रखना कि धन विधेयक, या आप कह सकते हैं एक ही बात आप याद रखिएगा, इतना सब कुछ मैटर नहीं करना है, वित्त विधेयक, ठीक है, फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक, ठीक है, के मामले में, ठीक है, ये कमजोर है क्योंकि वित्त विधेयक या धन विधेयक, मनी बिल या कटौती प्रस्ताव, ठीक है,
केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। इसके मामले में राज्यसभा को अधिकार कुछ भी नहीं है। आप सही पूछिए तो कोई अधिकार नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, सुझाव के साथ वापस कर सकती है लोकसभा को, और अगर ऐसा नहीं भी करती है तब भी वो विधेयक पास माना ही जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये बहुत कमज़ोर है। ठीक है, और दूसरी बात कब कमज़ोर है, देखिए जब संयुक्त बैठक होती है, जब जॉइंट सेशन होता है, दोनों सदनों की बैठक जब एक साथ होती है, सेंट्रल हॉल के अंदर होती है बैठक, तो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों जब बैठकें होंगी, ठीक है, तो उसमें राज्यसभा कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या ही कितनी है, 250 है, और लोकसभा की संख्या जो है वो 550 है, तो 545 इसमें वर्तमान में। तो ऐसी स्थिति में आप खुद देखिए कि राज्यसभा कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, और अब अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक, अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, तो आपको याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, क्लियर है। और अगली जो बात है, सरकार का उत्तरदायित्व। अगर हम बात करें सरकार की बातें या कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, सरकार या कार्यपालिका भी आप लिख सकते हैं, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व यह लोकसभा के प्रति है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। क्लियर है ना। अब सवाल यहां पर है, लोकसभा से शक्तिशाली कब है यह? ठीक है, यहां तो आपने देखा कि काफी कमजोर लग रही है, लेकिन अब लोकसभा से ताकतवर कब है ये? तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि लोकसभा से कब हमारी राज्यसभा ताकतवर हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों एक बात आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का बिल, ये पढ़ रहे हैं हम लोग, जो उपराष्ट्रपति है इसे हटाने का जो प्रस्ताव रखा जाएगा वह केवल राज्यसभा में रखा जाता है। 2, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं सर्विस, ठीक है, का सृजन केवल राज्यसभा में में लाया जाता है। मतलब ऑल इंडिया सर्विस का कोई नया पद सृजित करना है तो यह कौन कर सकता है? राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो वह पद सृजित हो जाता है। ठीक है, अब अगली बात याद रखिएगा, एक और बात भी है। देखिए, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, ठीक है, तो राज्य सूची का या प्रांतीय सूची का कोई विषय, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो सकता है। मतलब 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी, और ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में उस विषय पर, ठीक है, इसको सही करिए, ऐसी स्थिति में उस विषय पर कानून कौन बनाएगा? आप कहेंगे कि सर उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का हो जाता है। ठीक है, अब हमारे सामने एक और प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, वो भी हम कर लेते हैं, वो है राज्यसभा की प्रमुख शक्तियां क्या क्या हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं राज्यसभा की प्रमुख शक्तियां क्या क्या है। ठीक है, मेन जो पावर्स हैं, प्रमुख शक्तियां हैं, वो क्या क्या है। तो एक तो आप देखिए लेजिस्लेशन के संदर्भ में या व्यवस्थापिका के संदर्भ में क्या है। लेजिस्लेशन, व्यवस्थापिका मतलब कानून निर्माण। अब देखिए, आप एक बात याद रखिएगा, ये राज्यसभा और यह लोकसभा, ये दोनों क्या है? आप कहेंगे कि सर सहकर्मी कानून निर्मात्री सदन है, मतलब सहकर्मी है ये।
ठीक है। सहकर्मी, क्या सहकर्मी है? दोनों साथ साथ कानून निर्माण करती हैं, ठीक है। और अब दूसरी बात याद रखना हमको, देखिए वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक के संदर्भ में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। मतलब वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल विधेयक को छोड़ दीजिए आप, ये अपवाद कर दीजिए आप, ये तो केवल लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा को तो कोई राइट्स ही नहीं है इस पर, ठीक है। हमने अभी बताया कि 14 दिन तक रोक सकती है, सुझाव दे सकती है, वापस कर सकती है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी 14 दिन तक अगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो वो अपने आप पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के संदर्भ में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। साधारण विधेयक, ठीक है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ठीक है ना। साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन में रखा जा सकता है। एक सदन द्वारा स्वीकृत होने के बाद दूसरे सदन की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट फाइनेंस बिल, धन विधेयक को छोड़कर, फाइनेंस बिल को छोड़कर, ठीक है, स्पेशली धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है। मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए सर, एक सदन द्वारा स्वीकृत, मतलब अगर लोकसभा ने उसे स्वीकृत कर दिया तो राज्यसभा को भी स्वीकृति पाना होगा, राज्यसभा की स्वीकृति भी उसको पाना होगा, तभी उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और तब राष्ट्रपति अगर उस पर सिग्नेचर कर देता है तभी वो कानून बदलेगा, ठीक है, कानून में बदलेगा। और फिर कहा कि दोनों सदनों में यदि गतिरोध है, दोनों सदन में यदि किसी प्रश्न को लेकर के गतिरोध है, ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, अधिवेशन बुलाएगा। अब ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, ठीक है, क्लियर, और इस संयुक्त अधिवेशन के द्वारा वो बहुमत को पाने की कोशिश करेगा, और इसमें प्रायः, ठीक है, लोकसभा को, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए लोकसभा जो चाहती है वो हो ही जाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब एक सदन स्वीकार कर ले और दूसरा सदन उसे स्वीकार नहीं कर रहा है और 6 महीने हो चुका है। मतलब संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा? जब दोनों में गतिरोध हो। तो ऐसा थोड़ा नहीं कि दोनों में गतिरोध उत्पन्न हुआ और तुरंत आप बुला लेंगे, नहीं सर। एक सदन में पारित हो चुका हो और पारित होने के 6 माह गुजर चुके हैं, तभी यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, यदि राज्यसभा ने, ठीक है, देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि यदि राज्यसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया हो और लोकसभा ने उसे पास नहीं किया हो, तब की स्थिति क्या है? देखिए, यदि राज्यसभा ने विधेयक पास कर दिया और लोकसभा ने उसे पास नहीं किया, तो क्या ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर निश्चित नहीं है, नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो किसके सुझाव पर करता है? आप कहेंगे कि सर मंत्रिपरिषद के सुझाव पर ही राष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं, ठीक है, और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में वह, ठीक है, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए, ठीक है, पास कर दिए गए विधेयक के विरुद्ध जबकि लोकसभा गतिरोध उत्पन्न कर रही है, तो वह संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति से बुलाने के लिए कह भी सकता है, नहीं भी बुलाता। लेकिन याद रखिएगा, यदि लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा अड़ंगेबाजी लगा रही है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता ही बुलाता है, ठीक है, क्लियर ना। अब आप याद रखिएगा वित्तीय शक्तियां, राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां क्या है? ठीक है, तो बच्चों आप याद रखिएगा वित्तीय शक्तियां, पहले तो हेडिंग आप डाल दीजिए, ठीक है ना। वित्तीय शक्तियां
फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं इसके। तो आप याद रखिएगा, वित्त विधेयक को राज्यसभा को पारित करना ही होगा। ये जो वित्त विधेयक है इसे राज्यसभा को पारित करना ही होगा। राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है और लोकसभा को पुनः वापस कर सकती है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है। लेकिन यदि लोकसभा इसे पुनः वापस कर देगी तो राज्यसभा को मानना ही होगा। यदि राज्यसभा नहीं मानती तो भी 14 दिन बाद वह पास मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आइए प्रशासनिक शक्तियां देखते हैं क्या है राज्यसभा की प्रशासनिक शक्तियां। तो बच्चों हम लोग प्रशासनिक शक्तियों को देखते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति ना। हमने आपसे कहा कि जो मंत्रिपरिषद है यह किसके प्रति उत्तरदायी है? आप कहोगे कि सर लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, इसी के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद या सरकार उत्तरदायी नहीं होती, कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है, और यही कारण है कि राज्यसभा मंत्रिपरिषद को बाध्यकारी नियंत्रण नहीं रखती। मतलब राज्यसभा मंत्रिपरिषद को बाउंड नहीं कर सकती, पेनलाइज्ड नहीं कर सकती, कंपलसेट नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, और अगली बात यह है, हाँ, राज्यसभा आलोचना करके, ठीक है, उसे सजग जरूर करती रहती है। किसे सजग करती रहती है? मंत्रिपरिषद की आलोचना करके मंत्रिपरिषद को सजग करती रहती है। ठीक है, इसके लिए राज्यसभा क्या करती है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न लाती है, काम रोको प्रस्ताव लाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब संविधान संशोधन की बात कर लें तो बच्चों आपको याद रखना होगा, संविधान संशोधन, राज्यसभा संविधान संशोधन में भाग लेती है। ठीक है, राज्यसभा संविधान संशोधन में भाग लेती है। संशोधन तभी संभव है जबकि संसद के प्रत्येक सदन 2/3 बहुमत से उसे पास करते हैं, अन्यथा वह संशोधन अवैध हो जाएगा। मतलब राज्यसभा क्या कर रही है? संविधान संशोधन में भाग लेती है। ठीक है, और जो संशोधन है, संविधान में संशोधन अगर किसी प्रकार का है तो आप कहेंगे वह तभी पारित माना जाएगा जबकि 2/3 बहुमत से प्रत्येक सदन उसे स्वीकार कर ले, अन्यथा वह अवैध हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि राज्यसभा की उपयोगिता क्या है यार? ठीक है, जब सब मामले में लोकसभा ही कर रही है तो राज्यसभा की उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी क्या है सर जी, उपयोगिता क्या है? तो आप कहोगे कि सर लोकसभा की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए राज्यसभा जरूरी है। मतलब लोकसभा की निरंकुशता पर रोक लगाना है अगर, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, राज्यसभा को बनाए रखना होगा। ठीक है, क्योंकि, ठीक है ना, या आप इसी को और कर लीजिए, कानून निर्माण के कार्य को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए राज्यसभा जरूरी है। ठीक है, लोकसभा की निरंकुशता पर रोक लगाना, ये राज्यसभा की उपयोगिता यहां सिद्ध हो जाती है, और जब कानून निर्माण होगा तो वह लोकतांत्रिक बनेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है? विशेषज्ञ। देखिए, अभी हमने आपसे कहा था, शुरू में ही कहा था, जब हमने ये कहा था कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, तो देखिए कुछ विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जो लोकसभा के द्वारा निर्वाचित नहीं हो पाते और उन्हें उनकी सेवाएं हमें नहीं मिल पाती, तो हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करके उनकी सेवाओं से राष्ट्र को लाभान्वित करते हैं। ठीक है, और एक बात और है, ठीक है, देखिए राज्यसभा का एक और उपयोगिता है कि देखिए कोई भी कानून होगा उससे पूरी जनता प्रभावित होती है, राष्ट्र की जनता प्रभावित होगी। तो जो कानून होगा उस पर एक बार लोकसभा में विचार विमर्श होगा, फिर वही चीज राज्यसभा में आएगा, विचार विमर्श होगा, तो इससे जो कमियां होंगी कानून की, ठीक है, वो दूर हो जाएंगी। और कानून कैसा होगा
तो आप कहेंगे सर जनहितैषी बनेगा। ठीक है, क्लियर ना। और आप ये भी आप याद रखिएगा कि देखिए कभी कभी राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में राज्यसभा क्या करती है, आर्टिकल 249 का प्रयोग करते हुए राज्य सूची के उस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे देती है। और एक और चीज है, देखिए अनुच्छेद 312 या आर्टिकल 312, ठीक है, ये राज्यसभा को अधिकृत करता है या राइट से देता है कि साहब आप ऑल इंडिया सर्विसेज को सृजित कर सकते हैं। कोई नया पद आप बनाना चाहते हैं, उसके बिना कार्य नहीं चल रहा है, तो आप एक नया पद बना लीजिए। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर का एक पद बना करके और आप अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये था राज्यसभा, और अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, लेकिन आज इतना। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।